क्या डेट है? 20। यस मैम। हाँ, मैं यहीं पे थी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज पे। तो हम देखते हैं कि ये डिसकंटिन्यूटीज काउंटेबल कैसे आएंगे। देखो, एक सेट मैम बना। प्रेजेंटेशन तो दिख नहीं रहा। अच्छा अच्छा, दिखाना ही मैं भूल गई तो दिखेगा कैसे? ये तो गलत है। हाँ, मैं सेट बना रही थी, सेट एस। एस को हमने नाम दिया, मतलब एस को, सेट को कैसे डिफाइन किया? कलेक्शन ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटीज ऑफ एफ। ठीक है। एक फंक्शन अब डिफाइन करते हैं हम, जी, एस से लेकर रैशनल्स तक। अब ये रैशनल क्यों डिफाइन किया जा रहा है? क्योंकि रैशनल ही है जो हमारी हेल्प करेगा ये दिखाने में कि एस काउंटेबल है। कार्डिनैलिटी ऑफ एस इज एल इफ नॉट, या लेस देन इक्वल टू एल इफ नॉट, मतलब लेस देन इक्वल टू अ काउंटेबल नंबर। तो देखो क्या करेंगे हम, ये फंक्शन डिफाइन किया है, ये उसकी डोमेन है, डिसकंटिन्यूटीज से लेकर इरेशनल्स तक, ये उसकी को डोमेन है। अगर हम ये दिखा दें कि ये मैप 1 1 है तो क्या होगा इससे? 1 1 मैप होने से क्या होता है? 1 1 किस चीज की गारंटी देता है? कि जो डोमेन की कार्डिनैलिटी है वो को डोमेन की कार्डिनैलिटी से छोटी या बराबर होगी। मैम 1 1 1 2 बहुत दिखाना है ना। नहीं, सिर्फ 1 1। हमें इक्वल टू नहीं दिखाना। इक्वल टू दिखाने से तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ जाएगा उस बात पे कि फाइनाइट, एटमोस्ट फाइनाइट, कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहाँ जाएंगे फिर बेचारे? आप फिर ये दिखा दोगे अगर ये दिखा दिया कि कार्डिनैलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ क्यू, 1 1 और 2 दिखाया, तो मैम हमें एस को काउंटेबल दिखाना है ना। एस को काउंटेबल दिखाना है, एटमोस्ट काउंटेबल दिखाना है। ठीक है, समझ रहे हो? कार्ड अगर आपने ये दिखा दिया कार्डिनैलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ क्यू, तो आपको हमेशा ऐसा फंक्शन ही मिलेगा, मोनोटोन फंक्शन, जिसके पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हैं। तो फिर ऐसे फंक्शन अच्छा कहाँ हाँ जाएंगे हाँ, जिनके लेस पास देन कोई दिखाना होगा। जिनके पास कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है। तो एफ कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन ले लो, किसी आर टू आर लिया है शायद हमने, एक सेकंड। हाँ, एफ आर टू आर डिफाइंड है, कोई भी आर टू आर फंक्शन ले लिया, क्या है? मोनोटोन है, इज मोनोटोन। ठीक है। तो बस उसकी एस बनानी है, उसकी डिसकंटिन्यूटीज का कलेक्शन बना लिया। अब बस हमें ये दिखाना है कि कार्डिनैलिटी ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ क्यू, मतलब एस की कार्डिनैलिटी ज़्यादा से ज़्यादा एल एफ नॉट होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इनफाइनाइट काउंटेबल डिसकंटिन्यूटीज आएंगी। और ये कैसे दिखाया जाएगा? अगर हमने ये दिखा दिया कि ये मैप 1 1 है तो बस हमारा काम हो जाएगा। तो ये मैप को 1 1 दिखाने का हम काम करेंगे। तो इसके अंदर मैंने बताया था आपको किस टाइप के एलिमेंट्स हैं एस के अंदर, A1 A2 A3, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाए थे, A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो मैं ऐसे एलिमेंट्स ले लेती हूँ। G A1 मैप हो रहा है किसी R1 पे। अब ये R1 कैसा है? R1 एक रैशनल नंबर है, A1 एक डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है। समझ में आ रहा है ना मैप? यस मैम। सच दैट ये जो R1 है ये बिलोंग करेगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये मतलब समझ वो में नहीं आया। ए पॉइंट है,
यहाँ पे ए पॉइंट होगा, और फिर हमने देखा था कि कुछ फंक्शन ऐसा होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए माइनस क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, एफ ऑफ ए प्लस क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा, उसी की मैम साइड ए से। ए वन होगा ना? हाँ, मैम एफ ऑफ ए वन माइनस ए वन प्लस होगा ना? एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस वन। नहीं नहीं मैम, एफ ऑफ ए वन माइनस और एफ ऑफ ए वन प्लस होगा ना, क्योंकि हम ए वन पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हैं अच्छा अच्छा, ये कह रहे हो, हाँ आर बिल्कुल, ए वन वन को। होगा, ए वन। ठीक है, ए वन पॉइंट का ऐसा नेबरहुड बनाना है सच दैट उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसी की फंक्शनल वैल्यू पे राइट हैंड लिमिट वही लेकर एक नेबरहुड बनाना है। अब इससे फायदा क्या होगा, और उस नेबरहुड का इंटरसेक्शन क्यों लेना है, मतलब उस नेबरहुड में जो रैशनल्स हैं, उस नेबरहुड के अंदर जो रैशनल पड़े हैं, वो रैशनल में से एक रैशनल उठाना है, और ए वन को उस रैशनल पे मैप कर देना है। इधर कोई आर वन पड़ा होगा, ठीक है, आर वन किसके बीच का पॉइंट है, एफ ऑफ ए माइनस से एफ ऑफ ए प्लस के बीच का पॉइंट है। इस ए वन को उस आर वन पे मैप करा देना है। अब इससे कराने से क्या फायदा होगा, देखो यहां से हमें ये पता चलेगा कि, एक और मैप मैं डिफाइन करती हूँ, दूसरा पॉइंट भी मैप करती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। जी ऑफ ए टू आर टू पे मैप होगा, जहां पे आर टू बिलोंग करेगा एफ ऑफ ए टू माइनस एफ ऑफ ए टू प्लस इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, और हम ये मान के चल रहे हैं फंक्शन के पास डिसकॉन्टिन्यूटीज है। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूटीज नहीं होंगी तब तो ये कोई मीनिंगलेस ही हो जाएगा कि एफ ऑफ ए माइनस और एफ ऑफ ए प्लस ये तो दोनों सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन ले रहे हैं जिसके पास कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज है, तो ए वन आर वन पे मैप हो जाएगा, ए टू आर टू पे मैप हो जाएगा। आर टू हमने किसके लिया है, ए टू पॉइंट के मैम नेबरहुड। अगर डिसकंटिन्यूटी नहीं है हम्म, तो मैम एफ ऑफ ए वन एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ ए वन प्लस दोनों ही एफ ऑफ ए वन के बराबर हो जाएगा। हाँ दोनों ही और एफ ऑफ जी ए ऑफ ए वन एफ ऑफ ए वन के पे मैप करेगा, मतलब जी और एफ दोनों ही सेम आ जाएगा। जी और एफ। मैम तब तो आर वन बिलोंग्स टू सिंगलटन सेट हो जाएगा। हाँ हाँ, तब मैम आर वन एफ ऑफ ए वन के इक्वल हो जाएगा। मैम आर वन अगर हाँ वो ये दैट डिपेंड्स कि एफ आर वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए वन हम कर पाएंगे या नहीं, हाँ। फिर वो एफ ऑफ ए वन रैशनल होना चाहिए, फिर वो सारी बातें होगी। अच्छा। अच्छा मैम। तो अभी के लिए यही मान के चल रहे हैं हम कि हाँ डिसकॉन्टिन्यूटीज हाँ है फंक्शन के पास, चाहे फाइनाइट ठीक है है चाहे मैम। कुछ भी हो। एफ इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के पास तो वैसे ही एम्प्टी होता है, सेट एम्प्टी आना है। और अगर ये ओपन इंटरवल आप लेके चल रहे हो और ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो ये तो फाई ही बन जाएगा, मतलब आर वन बिलोंग्स टू फाई सेट, तो फिर वहां से बातें और अलग अलग हो जाएंगी। तो अभी के लिए डिसकॉन्टिन्यूटीज का सेट हम कुछ ना कुछ कार्डिनैलिटी वन या वन से बड़ी लेके चलते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए वैसे भी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इससे फायदा क्या हुआ हमें, आर वन और आर टू डिस्टिंक्ट है, इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ। ये आर वन और ये आर टू डिस्टिंक्ट है, इस बात की गारंटी ली जा सकती है, क्योंकि देखो एफ ऑफ ए वन कोई भी पॉइंट हो, एफ ऑफ ए वन ऐसे पड़ा था ना, यहाँ वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट था एफ ऑफ ए वन, उसी की ऊंची नीची थोड़ा कम ज्यादा नेबरहुड बनाई है हमने, एफ ऑफ ए वन प्लस एफ ऑफ ए वन माइनस। तो हम इस नेबरहुड को हमेशा उतना छोटा बना सकते हैं जितना हम चाहते हैं, और उसके बीच में हमें कोई भी रैशनल ढूंढना है, उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल होंगे हमें पता है, लेकिन हमें उसके बीच में एक रैशनल ढूंढना है। फिर अगेन हमने ए टू के लिए एफ ऑफ ए टू माइनस एफ ऑफ ए टू प्लस करके इंटरवल बनाया, इस इंटरवल को जितना मर्जी छोटा बनाया जा सकता है, और उस इंटरवल में से होंगे तो इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स, एक रैशनल उठाना है। तो हमें पता चल जाएगा ये जो आर वन जिस इंटरवल में आ रहा होगा, जिस भी इंटरवल के अंदर आ रहा होगा, आर टू जिस भी इंटरवल के अंदर आ रहा होगा, ये इंटरवल्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, क्योंकि जितना एफ ऑफ ए वन माइनस
और एफ ऑफ ए वन प्लस, इनको जितना मर्जी छोटा बनाया जा सकता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो R1 और R2 कभी भी बराबर नहीं हो पाएंगे, तो हम चाहते हैं कि R1 और यस R2 मैम। डिस्टिंक्ट ही हो। R1 एंड R2 आर डिस्टिंक्ट, यहाँ पे हम ये क्लेम करेंगे GA1 GA2 GA3 GA4 इस तरीके से सारे लिख देंगे, और यहाँ पे ये क्लेम करेंगे कि R1 एंड R2 आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इससे क्या होगा, A1 अलग था A2 अलग था, A1 और A2 तो पहले ही अलग थे, डोमेन के पॉइंट्स थे, अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज थी जैसे हमने यहाँ पे देखा। उसके हिसाब से जो हमें इमेजेस मिली इसकी वो भी डिस्टिंक्ट आई। A1 और A2 अलग थे, A1 की इमेज R1 आई, A2 की इमेज R2 आई, A3 की इमेज R3 आई, और ये सभी क्या है, डिस्टिंक्ट इमेजेस आ रही हैं। इनकी वजह से क्या होगा, ये जो मैप आएगा वो 1 1 हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट वन सेम वन होगा। पॉइंट पे मैप, हाँ ये नहीं होना चाहिए कि अलग अलग A1 A2 किसी सेम R1 या R2 पे मैप हो जाए या किसी R पे मैप हो जाए। तो हमने ऐसी गारंटी भी दे दी है कि ये जो इनकी इमेजेस है हमेशा अलग अलग आ रही हैं, तो इसका मतलब जो मैप हो जाएगा वो 1 1 होगा। तो यहाँ से डोमेन की कार्डिनैलिटी को डोमेन की कार्डिनैलिटी से छोटी या बराबर होगी। ठीक है, क्यू एक काउंटेबल सेट है, काउंटेबल सेट से छोटी कार्डिनैलिटी या मैम बराबर हो जाएगी। हाँ, मैम क्यू को अगर जेड लिया जाए तो क्या दिक्कत हो सकते हैं? क्यू को अगर जेड लिया जाए, जेड जेड लिया जाए तो बस यही दिक्कत होगी कि फिट कर पाना मुश्किल होगा। मान लो क्यू तो कहीं भी फिट हो जाता है ना, कोई भी दो रियल नंबर ले लिए A1 और A2, वो कितनी भी क्लोज हो, मान लो ये 0.0001 है और ये 0.000002 है, मतलब 0.001 0.002, इसके बीच में कितने रैशनल्स हैं पहले ये बताओ। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रैशनल्स हैं, लेकिन एक भी इंटीजर नहीं है। तो अगर ये हाँ मैम A1 समझ यहाँ में पे आया। एफ ऑफ ए माइनस होता और A2 यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस होता, तो यहाँ पे फिट कर पाना उसको मुश्किल था। ऐसा नहीं ढूंढ पाते हम कभी भी कोई इंटीजर, तो इंटीजर्स तो अपने डिस्टेंस पे मिलते हैं ना, उनका डिस्टेंस फिक्स है। लेकिन ये क्योंकि एक डेंस सेट है, इनके कोई भी दो नंबर्स लोगे उनके बीच में इनफाइनेटली मैनी रैशनल्स और इरेशनल्स मिल जाते हैं, इसलिए रैशनल्स को यूज किया जाता है। इनकी कार्डिनैलिटी इंटीजर्स के बराबर है, ये बात भी अच्छी है। ठीक है, बढ़े आगे। मैम ठीक है मैम। हाँ बोलो नानिश। मोनोटोनिक फंक्शन हमेशा 1 1 रहेगा ना, कांस्टेंट कांस्टेंट एक्सेप्ट एक्सेप्शन होगा सिर्फ। मोनोटोनिक फंक्शन हमेशा 1 1 रहेगा। कोई इस बात को सपोर्ट या कुछ कहना चाहेगा इस बारे में? मैम कांस्टेंट फंक्शन तो मोनोटोन फंक्शन है, उसके लेकिन अलावा वो तो कांस्टेंट तो बोल ही दिया नानिश ने। ये ऐसा फंक्शन ले लो, ये कांस्टेंट है, नो मैम। -5 से मान लेते हैं ये फंक्शन डिफाइंड है। ये फंक्शन डिफाइंड है -5 8 टू R। ये अपनी वैल्यूज 2 से 4 के बीच में कांस्टेंट वैल्यू रख रहा है। एफ ऑफ टू, सॉरी, एफ ऑफ एक्स है 3, कांस्टेंट है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। तो क्या ये मोनोटोन है? नहीं मैम, मोनोटोन है पर 1 1 नहीं है। और 1 1 नहीं है, तो मैम 1 अगर 1, स्ट्रिक्टली मोनोटोन लिया जाए। हाँ स्ट्रिक्टली मोनोटोन लिया जाए, ठीक है, एक बार उसको भी सोचते हैं। ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ सबको? यस मैम। 1 1 दिखाना है आपको।
हाँ 1 1 तो हो ही जाएगा। देखो रिजल्ट होता है एक, वो तो मैं खैर बताने ही वाली थी। कॉन्टिन्यूअस प्लस स्ट्रिक्टली मोनोटोन इज 1 1। ऐसा फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस और स्ट्रिक्टली मोनोटोन है वो 1 1 होता है। ठीक है, ये सब बातें हम आगे करने वाले हैं, तो इसकी चिंता मत करो। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूटी को हटा दिया जाए तो क्या सिर्फ स्ट्रिक्टली मोनोटोन 1 1 होगा? एवरी स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन इज 1 1? ये सवाल है, इसको सोचना। नहीं होगा मैम। बताओ। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लीजिए। किस टाइप का लूँ? आपने ऊपर लिया था ना वैसा वाला। मतलब एफ ऑफ ए माइनस ऐसा कुछ? नीचे वाला एक पार्ट और ऊपर वाला। यस मैम। हाँ तो ए पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ फंक्शन। नहीं नहीं, स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन क्या 1 1 होगा, ये सवाल है बस। सवाल सिर्फ इतना है कि स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी क्या 1 1 को इम्प्लाई करती है? दिस इज द क्वेश्चन जिसके बारे में सोचना है हमें। यस मैम, वो हम डेफिनेशन से ही जोड़ के देख सकते हैं। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक का अगर हम इंक्रीजिंग वाला केस ले लें, तो अगर x लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 हमेशा लेस देन f ऑफ x2 रहेगा। और वही वाली बात हमारी 1 1 में होती है कि अगर f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 implies x1 नॉट इक्वल्स टू x2। हाँ ठीक है, फंक्शन का ग्राफ भी हमें पता है। इसके लिए हमें इतना भी हो गया कि ग्राफ भी हमें पता है कि इस तरीके के ही बनने वाले हैं। अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल हम लेते हैं तो ग्राफ भी कुछ इस तरीके का बनने वाला है, सो दैट बीच में ब्रेक्स आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए। तो क्या होगा, इसका जो कोडोमेन होगी उसमें बीच में गैप्स आएंगे, लेकिन फंक्शन जो है 1 1 ही रहेगा। मतलब अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग वैल्यूज लेगा। फॉर x1 लेस देन x2 f ऑफ x1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए सेम केस हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव का खैर यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि डेरिवेटिव का यूज़ तभी किया जाएगा जब हमें गारंटी होगी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव की बात नहीं की जा सकती, इसलिए डेरिवेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर फंक्शन x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 होगा, स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी की जहाँ तक बात की जाए। या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, इक्वालिटी की बात तो होगी नहीं। ठीक है, 1 1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होती है? मतलब एट मोस्ट 1 पॉइंट होता है। एट मोस्ट 1 पॉइंट। जैसे कि ये फिर फंक्शन हो है, जाए। ये फंक्शन है, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पास की है, कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है? 2 पे। तो ये फंक्शन नॉट 1 1 है। या तो किसी पॉइंट पे मोस्ट कट गैप ना से करे, या तो हमने किसी जो पॉइंट ग्राफ ड्रॉ किया था ना उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी हमें जो क्रॉस नहीं करेगी ग्राफ में। क्रॉस नहीं करेगी, जैसे ये वाला कह रहे हो मैंने, ये जो किया है। यस मैम, इसलिए हाँ, मुझे लगा था 1 1 नहीं होगा। एट मोस्ट 1 पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम इस पे और भी चर्चा करते हैं। चलो पहले ही चर्चा हो गई तो क्या ही बात है। तो डिसकंटिन्यूटीज ऑफ मोनोटोन फंक्शन आर एट मोस्ट काउंटेबल। एक और बात करते हैं इसमें। हो गया, कुछ और बताना था साथ में। चलो देखो, एक फंक्शन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आ भी सकता है आपके, कहीं भी देखोगे तो एक लिमिट है, मतलब फंक्शन एक लिमिट से डिफाइन किया गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिमिट m अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, दो m और n है, cos रेज टू पावर 2m m फैक्टोरियल पाई x। इसमें एक गड़बड़ है, एक m होना चाहिए, एक n होना चाहिए। कौन सा m और कौन सा n करें? इसको n कर लेते हैं। इसको m कर लेते हैं और इसको n कर लेते हैं। ये फंक्शन क्या बनेगा?
ये पूछा जाता है। इसमें हम देखो कॉस की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है, इसका रेंज सेट होता है -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे n फैक्टोरियल है, और n फैक्टोरियल के बारे में आप क्या जानते हो कि इसकी वैल्यूज हमेशा क्या होती हैं? इवन ऑड कुछ पता है इसके बारे में? इवन होता है 2 के बाद मैम। हाँ, 2 के बाद ये इवन 2 होता या है। 2 के बाद। 2 या 2। अब इन्फिनिटी को अप्रोच कराओगे तो क्या ही होगा, ये हमेशा इवन ही होगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा इवन नंबर होगा ना, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यस मैम। दिस विल बी अ वेरी लार्ज इवन नंबर। आपको पता है ये इवन क्वांटिटी आने वाली है, इवन नेचुरल आने वाला है। ठीक है, और आपको पता है cos 2 पाई क्या होता है? 1 1 होता है। cos पाई क्या होता है? -1 मतलब cos ऑफ इवन पाई क्या होता है आप जानते हो? cos ऑफ 2n पाई इज 1 और cos ऑफ 2n - 1 पाई इज -1, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसको थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो आप? यहाँ पे अब आपको दो यस केसेस बनाने हैं, इसको हम शाम को डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग इसको सोच के आना, x बिलोंग्स टू रैशनल और x बिलोंग्स टू इरेशनल, दो केसेस लेके चलना। ठीक है, रैशनल के केस में आप क्या बता पाओगे? रैशनल मतलब कैसे नंबर? 2/3, 4/5। ठीक है, और ये जो नंबर आने वाला है इसको ध्यान से देखना, ये n फैक्टोरियल बहुत बड़े n के लिए बहुत बड़ा इवन नंबर आने वाला है। तो आप थोड़ा सा यहाँ से आइडिया लगा पाओगे कि मान लो यहाँ पे 2 बहुत बड़ा नीचे प्राइम नंबर भी आ जाए तो भी उसको बहुत बड़े इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमेशा एक एडजस्टमेंट आप बना सकते हो उस टाइप की कि ये कट पिट के एक कंप्लीट एक मतलब पाई का मल्टीपल बन जाए। उस तरीके से आपको सोचना है। जैसे 2/5 है तो उसके साथ एक बहुत बड़ा इवन नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो कट पिट के क्या बनेगा? एक इंटीजर, एक नेचुरल, एक कुछ बन जाएगा ऐसा cos ऑफ n फैक्टोरियल x, मतलब पाई साथ में मल्टीप्लाइड है, साथ में कुछ नेचुरल नंबर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, कोई नंबर इनटू पाई आपको पता है क्या होता है? 1 - 1, उस चीजों से रिलेट करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? x बिलोंग्स टू रैशनल का केस बनाना है। रैशनल के अंदर n फैक्टोरियल पाई x की क्या वैल्यू आएगी? इरेशनल का केस बनाना है, उसके अंदर इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये सोचकर आपको इस फंक्शन के को डिफाइन करना है। फंक्शन भी दो ही तरीके से डिफाइंड होगा, x बिलोंग्स टू रैशनल और x बिलोंग्स टू इरेशनल। देखना क्या फंक्शन निकल के आता है। तो शाम को हम आते ही इसको डिस्कस करेंगे। अब एक और फंक्शन देती हूँ मैं, इसको आपको जज करना है। f ऑफ x इज इक्वल टू p sin 1/q, x इज इक्वल टू p अपॉन q। इसकी कॉन्टिन्यूटी जज करो। अभी शुरुआत में, लेक्चर की शुरुआत में हमने थॉमस फंक्शन, पॉपकॉर्न फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी देखी थी ना, उसकी हेल्प से इसकी कॉन्टिन्यूटी जज करो। कर रहे हो? मैम इसमें इरेशनल्स पे तो हम कह सकते हैं, मतलब 0 पे कह, अभी मैंने देखा है 0 पे तो कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, देख लो बाकी पॉइंट्स पे देखो।
मैम इरेशनल पे तो हो रहा है मैम कंटिन्यू। 0 पे? जीरो पे मैम प्रॉब्लम हो रहा है मैम। 0 पे हमारा जो सेकंड वाला ये डिफाइंड है यहाँ से, तो x 0 ही आ जाएगा। और ऊपर से अगर हम देखें तो रैशनल नंबर भी है 0, और फिर p की वैल्यू 0 ही हो जाएगी। 0 इंटू एनी बाउंडेड फंक्शन, वो भी 0 आ नहीं, जाएगा। 0 के लिए लिमिटिंग वैल्यू ऊपर देखनी है, फंक्शनल वैल्यू तो नीचे ही देखनी है। वैसे उतना भी देखने की जरूरत नहीं है। फंक्शनल वैल्यू 0 पे ये डिफाइंड है, ऊपर से कोई रिलेशन नहीं है 0 का, जहां तक फंक्शनल वैल्यू की बात आती है। इसीलिए नीचे डिफाइन करके दिया हुआ है ये, ठीक है। ऊपर से कोई रिलेशन नहीं, जो फंक्शन में डिफाइन किया है हमें उस हिसाब से चलना है। हमें ये नहीं करना कि ऊपर 0 x इक्वल टू 0 यहाँ पे देखे p को 0 पुट करें, वो चीज़ नहीं करनी है। फंक्शन में जिस डेफिनेशन के हिसाब से उन्होंने बात की है उसी के हिसाब से हमें भी बात करनी है। ओके मैम। ठीक है, उन्होंने फंक्शन ऐसा डिफाइन किया, मैं बोलूँ f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पे मैं बोलूँ 1, तो आप क्या करोगे? ऊपर जाके देखोगे कि भाई 0 पे तो 0 आनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू, साइन 0 तो 0 दे रहा है, नीचे 1 दे रहा है, तो वो चीज़ नहीं होगी। ये पता चलेगा आपको कि 0 पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। ये फंक्शन साइन एक्स नहीं है, फंक्शन अलग है। तो जिस तरीके से डिफाइन करके दे रखा है उसी हिसाब से हमें जज करनी है कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। यस मैम। मैम जीरो की अगर मतलब छोटा से छोटा भी आप नेबरहुड ले लो तो लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में भी एक तो रैशनल नंबर मिलेगा, हाँ, पर ये वो भी दोनों तो मिलेगा। बराबर नहीं होगा मैम। वो दोनों बराबर नहीं होंगे मतलब? मतलब जीरो पे कंटिन्यूअस तो नहीं होगा मैम, लिमिट भी तो एग्जिस्ट करना पड़ेगा ना मैम। आप सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उससे देखा आपने? चलो हम करते हैं इसको डिस्कस। ये जो फंक्शन है, एक इसमें सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स लेते हैं, एक सीक्वेंस ऑफ इरेशनल लेते हैं। पी एन बाई क्यू एन सीक्वेंस ऑफ रैशनल लेंगे, एफ ऑफ पी एन बाई क्यू एन क्या हो जाएगा? किसी पॉइंट ए पे ही लिमिट चेक कर रहे हैं, कोई भी ए बिलोंग्स टू आर आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। पी एन बाई क्यू एन कन्वर्जेस टू ए, एफ ऑफ पी एन बाई क्यू एन किस पे कन्वर्ज करेगा? एफ ऑफ पी एन बाई क्यू एन बनेगा ये पी एन इंटू साइन 1 बाई क्यू एन। अब ये देखो, अब इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर 1 बाई क्यू एन से डिवाइड और 1 बाई क्यू एन से मल्टीप्लाई कर लिया जाए इसको, तब आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आप जानते थे मैम ये ही होगा। हाँ, क्योंकि आप जानते हो 1 बाई क्यू एन अप्रोचेस टू 0, तो साइन 0 बाई 0, तो आप वहां से समझ जाओगे कि ये साइन वाला पोर्शन अंदर ब्रैकेट में है, ये तो 1 आने वाला है, और बाहर पी एन बाई क्यू एन बचा, तो 1 इंटू पी एन बाई क्यू एन किस पे जाता था? ए पे। वो तो हमने डेफिनेशन की शुरुआत में ही लिया था, पी एन बाई क्यू एन कन्वर्जिंग टू ए, सो दिस ऑल्सो कन्वर्जेस टू ए। ऊपर वाला अगर हमने देखा, कोई सीक्वेंस ऑफ इरेशनल बी एन लिया कन्वर्जिंग टू ए, एफ ऑफ बी एन किया, एफ ऑफ बी एन इज इक्वल टू बी एन विच ऑल्सो कन्वर्जेस टू ए, ठीक है। रैशनल्स वाला सीक्वेंस एफ लगा के कन्वर्जिंग टू ए, इरेशनल वाला सीक्वेंस एफ लगा के कन्वर्जिंग टू ए, सो दोनों ए पे ही कन्वर्ज करें, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है हमेशा, और लिमिट इक्वल टू थॉमस फंक्शन में लिमिट किसके बराबर आ रही थी? ये वाली, जरा याद हो तो, थॉमस फंक्शन जब हमने किया था, हम इरेशनल्स के लिए ही आई थी वो इक्वल। नहीं इक्वल, मैंने कहा लिमिट क्या आ रही थी, किसी को लिमिट याद हो तो? 0। 0 आ रही थी। यहाँ पे हमेशा ए पर ए ही लिमिट आ रही है,
दोनों केसेस में। यहाँ पे भी हमने देख लिया ए आ रही है, यहाँ पे भी देख लिया ए आ रही है। तो जब लिमिटिंग और फंक्शनल वैल्यू बराबर होंगी, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए आ रहा है, जब ये फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगा तब बात बनेगी। मतलब जब ये एफ ऑफ ए के बराबर होगा तब बात बनेगी। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए कब कब है, अब देखो फंक्शन में, यहाँ पे तो नहीं होगा। मैम सिर्फ इरेशनल और जीरो पे होगा। हाँ, सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है इरेशनल और जीरो पे, जो आप पुट कर रहे हो वही आपको मिल रहा है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन की तरह है। मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए किस पॉइंट्स पे है, सिर्फ और सिर्फ क्यू सी यूनियन जीरो पे, मतलब इरेशनल्स यूनियन जीरो। तो यही है कॉन्टिन्यूटी वाले पॉइंट्स, और बाकी सभी जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। आप सबको क्लियर हो तो बताओ, जिसको मैम एक बार दोबारा से बता दो। ये है सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स, एक सीक्वेंस ऑफ रैशनल लेना था, एक सीक्वेंस ऑफ इरेशनल लेना था कन्वर्जिंग टू ए। क्यों लेना था, क्योंकि ए पे ही हम लिमिट चेक कर रहे थे, कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर था उसी पे लिमिट चेक कर रहे थे। तो सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स कन्वर्जिंग टू ए ले लिया। जैसे ही एफ अप्लाई किया इस पे हमने क्या देखा कि आ रहा है पी एन इंटू साइन 1/qn। तो मैंने क्या किया, 1/qn से मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे देखो, और 1/qn से ही डिवाइड किया था। 1/qn से मल्टीप्लाई किया था और 1/qn से ही डिवाइड किया था। ठीक है, यस मैम। उसके बाद हमने क्या किया, साइन 1/qn 1/qn इसको अलग कर लिया। अब 1/qn जीरो को जा रहा है, तो जब हम देखते हैं कि साइन x बाय एक्स लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो, ये जीरो को जा रहा होता है तो लिमिट आती है 1। तो मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसकी लिमिट तो 1 आ जाएगी, तो 1 ये आ गया। और जो बाहर पड़ा है वो Pn/Qn है, और Pn/Qn को हमने शुरुआत में ही लिया था ए पे कन्वर्ज करने वाला सीक्वेंस। तो Pn/Qn ए पे कन्वर्ज करेगा, उसके साथ जो मल्टीप्लाइड है 1 वो उसके साथ जो सीक्वेंस है वो 1 पे कन्वर्ज करेगा, तो ये टोटल 1 पे ही कन्वर्ज कर जाएगा। तो Pn/Qn ए पे कन्वर्ज कर रहा था, 1 पे नहीं, ए पे कन्वर्ज कर जाएगा। एफ लगाते ही फिर भी वो ए पे कन्वर्ज कर रहा है। सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स कन्वर्जिंग टू ए, और एफ अप्लाई करने के बाद भी कन्वर्जिंग टू ए। सीक्वेंस ऑफ इरैशनल बी एन लिया कन्वर्जिंग टू ए, जैसे ही एफ ऑफ बी एन लिया, अब सीक्वेंस ऑफ इरैशनल है, इरैशनल पुट करते ही क्या आएगा, वही सेम आ जाता है रिजल्ट में देखो। ठीक है, इरैशनल्स का कोई सीक्वेंस में जैसे ही आप एफ अप्लाई करोगे वो एक्स के बराबर आ जाता है, मतलब जो पुट करोगे वही आपको मिलता है। तो बी एन के बराबर आ गया, और बी एन हमने अभी डेफिनेशन में अपने आप डिफाइन किया था, बी एन कन्वर्जिंग टू ए, तो ये भी ए पे कन्वर्ज कर गया। अब लिमिटिंग वैल्यू हमेशा ए आ गई ना, रैशनल्स वाले सीक्वेंस के लिए भी, इरैशनल वाले सीक्वेंस के लिए भी। तो लिमिटिंग वैल्यू हमने ऊपर क्या लिख दी, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब मैं यहाँ से जज करना चाहती हूँ कि लिमिटिंग और फंक्शनल वैल्यू कब इक्वल होंगी। यहाँ से ए फाइंड आउट करना चाहते किन ए के लिए लिमिटिंग और फंक्शनल वैल्यू इक्वल होंगी। तो लिमिटिंग वैल्यू ए है, वो एफ ऑफ ए के बराबर कब हो जाएगी, मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए कब है, जो आप पुट कर रहे हो उसके अंदर जो इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट कब मिल रहा है। फंक्शन की डेफिनेशन में अगर जाके देखें तो रैशनल्स पुट कर रहे हो तो कुछ साइन वाइन लग के मिल रहा है, लेकिन जब इरैशनल पुट कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे ही जो भी इरैशनल एक्स आप पुट कर रहे हो वही आपको मिल रहा है रिजल्ट में। इरैशनल यूनियन जीरो जैसे ही आप पुट कर रहे हो तो जीरो पे जीरो है, और इरैशनल्स पे भी वही नंबर मिल रहा है। तो फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू केवल और केवल इस पे बराबर हो जाएगी। तो ये हो गए पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मैम लेकिन अब जीरो पे चेक करें तो उस पर फंक्शनल वैल्यू तो जीरो है, हाँ, और लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे तो ये नहीं देखेंगे पी इंटू साइन 1/q। देखेंगे लिमिटिंग वैल्यू के लिए वो देखेंगे। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू के लिए जैसे ही एक्स को आप क्या रखोगे, अब इसमें आप चेक करके भी देख सकते हो, रुको एक मिनट। जैसे एक्स को p/q रखना है हमें, अगर ये जीरो को अप्रोच करेगा तो p जीरो को अप्रोच करेगा ना, मतलब जीरो पे आप लिमिटिंग वैल्यू चेक कर रहे हो रैशनल्स की हेल्प से अप्रोच करते हुए। ठीक है,
तो जब x इज इक्वल टू 0 पे लिमिटिंग वैल्यू चेक करनी है तो p बाय क्यू जब 0 को अप्रोच करेगा तो इसका मतलब p 0 को अप्रोच कर रहा होगा, ऐसा ही तो होगा। डिनोमिनेटर तो 0 को जाने नहीं वाला ना। अगर डिनोमिनेटर 0 को जाएगा तो p बाय क्यू तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, p अपॉन 0 इन्फिनिटी टाइप का बन जाएगा। हमें 0 को अप्रोच कराना है तो इसका मतलब p 0 को अप्रोच करेगा। p एक इंटीजर है, कर सकता है 0 को अप्रोच। यस मैम। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि q एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर हो जाए, मतलब p अपॉन q शुड अप्रोच टू 0, ये हम चाहते हैं। या तो q बहुत लार्ज नंबर हो जाए, p तो खैर 0 को अप्रोच क्या ही करेगा, p तो एक इंटीजर हो गया यहाँ पे। तो q बहुत लार्ज क्वांटिटी हो जाए और p छोटी क्वांटिटी रह जाए। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 1/10 लाख कर दूँ तो ये कैसा नंबर होगा, 0 के करीब कोई नंबर होगा। तो मतलब q बहुत लार्ज नंबर हो जाए, ठीक है। p कोई भी मैं फाइनाइट ऐसे नंबर सोच है। रही हूँ, अगर x अगर 0 होगा तो उसके फंक्शनल वैल्यू p इंटू साइन 1/q होगा, और जिस उस पर लिमिट लगाएंगे तो यही मिल जाएगा क्योंकि इसमें x नहीं है। समझी नहीं आपकी बात, फिर से बताओ। हम लगाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 p हाँ साइन 1/q, हाँ तो तो एज इट इज यही फंक्शन नहीं आ जाएगा p इंटू साइन 1/q। हाँ बिल्कुल आएगा। तो तो q यहाँ से कंफ्यूजन हो रही है मैम। जहाँ q बहुत लार्ज क्वांटिटी हो जाएगा ना, ये 0 को अप्रोच कैसे करेगा, q बहुत लार्ज क्वांटिटी हो जाए तभी कर सकता है, ठीक है। p 0 को अप्रोच नहीं करेगा, q बहुत लार्ज क्वांटिटी हो जाए। q जैसे ही लार्ज क्वांटिटी होगा, आप सिर्फ इसको देखो, जो फंक्शनल वैल्यू आएगी उसमें q बहुत लार्ज हो जाए, मतलब q इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, तो साइन 1/q किस पे जाएगा, 1/∞ 0। q हाँ मान लो मैम। 10 लाख हो गया तो 1/10 लाख, 1/q किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा। तो साइन ऑफ 0 मतलब साइन 0 पे अप्रोच करने लगेगा, ये साइन 1/q किस पे अप्रोच करने लगेगा, साइन 0 पे। मतलब ये साइन वाली टर्म 0 पे अप्रोच करने लगेगी और उसके साथ कुछ ना कुछ इंटीजर p पड़ा होगा। तो p इंटू 0, ये आंसर आपको 0 ही मिलने वाला है। अगर लिमिटिंग से भी अप्रोच कर रहे हो तो भी 0 ही मिलने वाला है। और सेम अगर रैशनल से अप्रोच करके आपने 0 के लिए देखा, ठीक है 0 मिलेगा, लेकिन इरेशनल से करोगे तब भी 0 ही मिलेगा, क्योंकि इरेशनल पे तो अगर आप 0 पॉइंट बहुत ही छोटा इरेशनल नंबर रखते हो तो उस जो भी इरेशनल नंबर रख रहे हो वही रिजल्ट में मिलने वाला है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, लेकिन आपको उसमें हो रहा है कंफ्यूजन। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है कि q बहुत लार्ज क्वांटिटी हो जाएगी जब p/q 0 को अप्रोच करेगा, तो q बहुत लार्ज क्वांटिटी हो जाएगी। यस मैम। p/q 0 को अप्रोच करेगा, अगर q लार्ज हो गया तो p/q 0 को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब देखो स्टेप वाइज अगर लिखूं तो p/q अप्रोचेस टू 0 इम्प्लाइज 1/q अप्रोचेस टू 0, क्योंकि q बहुत लार्ज क्वांटिटी हो जाएगी। इसका मतलब p इंटू साइन 1/q किसको अप्रोच करेगा, साइन 1/q किसको अप्रोच करेगा, 0। 1 0 सॉरी 1/∞ 0 साइन 0 0। तो p इंटू 0 ये सारा किस पे, 0 पे ही अप्रोच होने वाला है, ठीक है। तो लिमिटिंग आप चेक करोगे, ऐसा हर क्वेश्चन में होता है, डिरिचलेट वाले में भी आप ये करके देख सकते हो। ये एक जनरल मेथड हो गया समझने का, पर ये पूरा मेथड वाले तरीके से हो गया जो मैं करवाती हूँ। इससे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती है, जो हम ये वाला तरीका देखते हैं उससे कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। एक जनरल फंक्शन की तरह आप भी करके देख सकते हो एकता। तो क्या आपको ये बात समझ में आई जो मैंने बताई? यस मैम। इसी तरह इरेशनल के लिए तो आप लोग करके देख ही लोगे, उसके लिए तो है ही बहुत इजी, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप 0.001 रखोगे, मतलब जो भी इरेशनल नंबर रखोगे 0 के करीब आपको वही मिल जाने वाला है, इसलिए। अब आगे बात करते हैं एक बार, इफ f इज कॉन्टिन्यूअस और f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो क्या f o g कॉन्टिन्यूअस होगा? थोड़ा सा सोचो, 2-3 मिनट। आपका टाइम हो गया है प्राची? यस मैम। अच्छा, तो एक बार एक काम करो, इसको लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
इसको हम शाम को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, और जो लोग अभी, जिनको ज़्यादा जल्दी नहीं है, वो 2-3 मिनट इसको अभी सोच सकते हैं। शाम को हम डिस्कशन करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस का। तो आपको जल्दी है तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सोच के आना। ओके मैम, मैं लीव कर दूं फिर? हाँ कर दो। ओके मैम। टाइम चाहिए सोचने के लिए तो होमवर्क ले सकते हो। हाँ मैम, ये होमवर्क दे दो मैम, 2-3 रिजल्ट देखना है मेरे को। रिजल्ट की जरूरत ही नहीं है, फॉल्स है, इसके लिए काउंटर ढूंढ के लाना, ये आपका काम है। वो तेरी, हमने तो वो बता ही दिया। रिजल्ट ना देखो इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है मैम। ठीक है, इस पे हम आगे बात करेंगे, मोनोटोनिसिटी, वन वननेस, कॉन्टिन्यूटी, फिर आगे कॉन्टिन्यूस इनवर्स थ्योरम कराऊंगी शाम को, कि कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो 1 1 on 2 है तो उसका इनवर्स कॉन्टिन्यूस 1 1 on 2 हो जाएगा। होम्योमॉर्फिज्म एक चीज़ है, वो कराऊंगी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। तो ये सब चीज़ें हम शाम को डिस्कस करेंगे, मतलब इन्वर्टिबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी और हाँ, इन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे, एफ और एफ इनवर्स और उसकी कॉन्टिन्यूटी पे। तो हम कल तक प्रीवियस ईयर कॉन्टिन्यूटी